तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला हुआ है। ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विथ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1. A fair die is thrown 3 times. If R1, R2, R3 are the numbers obtained on the die, then the probability that omega to the power R1 plus omega to the power R2 प्लस ओमेगा टू द पावर R3 ये कितना हो, 0 हो। ठीक है, तो हमें ये पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये कितना होता है, ये 0 होता है। ठीक है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है ना, तो अभी इसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ ओमेगा टू द पावर R1 है, एक काम करते हैं इसमें ओमेगा टू द पावर R1 लिखा हुआ है ये, तो R1, R2 और R3 के केसेस बनाते हैं हम लोग, R1, R2 और R3। क्लियर है, R1, R2, R3 1 से 6 तक हो सकते हैं कुछ भी। तो अगर टोटल नंबर ऑफ वेज देखेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा। अभी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, R1 को अगर हम 1 लें, ध्यान देना 1 लें, तो ये कितना बनेगा, ओमेगा टू द पावर 1, ओमेगा टू द पावर 1 ओमेगा हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा पावर R2, ये हो जाएगा ओमेगा पावर R3। ठीक है ना, तो अभी क्या करते हैं, इससे ओमेगा कॉमन ले लेते हैं। अभी ओमेगा कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस ओमेगा टू द पावर R2 माइनस 1 प्लस ओमेगा टू द पावर R3 माइनस 1। चलो अब समझते हैं इसमें, यहाँ तो हमने ये 1 बना लिया। अब देखो R2 और R3 के लिए क्या क्या ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो भाई जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। वैसे तो यहाँ क्या है, मान लो 3 का मल्टीपल भी लें, मतलब यहाँ पे 1 की जगह अगर हम ओमेगा ले लें, ओमेगा क्यूब ले लें या ओमेगा पावर 6 ले लें तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से यहाँ देखें ओमेगा हो या फिर 3 इंक्रीज कर दो, ओमेगा पावर 4 हो सकता है, या फिर 3 और ओमेगा पावर 7 हो सकता है, वो अलग बात है। ओमेगा पावर 7 पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस तरह के मल्टीपल में हो सकते हैं, जैसे 1 है फिर 4 है फिर 7 है, 3 के डिफरेंस में। ऐसे ये कैसे हो सकता है, ओमेगा टू पावर मान लो 5 हो गया, ओमेगा पावर 8 हो गया, तो ऐसे हो सकते हैं इसमें, तब भी सम 0 आएगा। देखो ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 5 भी 0 ही आएगा। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, इसको याद रखें हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं, देखो अब क्या हो जाए कि R2 माइनस 1 जो है वो क्या हो जाए, ये हमारे पास कितना हो जाए, ये ओमेगा पावर 1 मतलब 1 हो जाए, या फिर क्या हो सकता है 3 ऐड कर दो 4 हो जाए, ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं। ऐसे ही R3 माइनस 1 ये क्या हो सकता है, ये हो जाए 2, ये 2 हो जाए, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइप का बन जाएगा, या फिर 3 का और एडिशन कर दो 5 हो जाए। इसका मतलब R2 की क्या वैल्यूज हम ले सकते हैं, R2 ले सकते हैं जैसे 2 ले सकते हैं, 2 और 5 ले लें। इसी तरह से R3 क्या ले लें, R3 हो जाए यहाँ से 3 और 6 ऐसे ले सकते हैं। और जो हमारे पास ये 1 था, 1 पे ये ओमेगा पावर 0 था एक तरह से, मतलब यहाँ पे R1 जो है हम लोग ये भी ले सकते थे। R1 क्या ले लेते, अभी तो हमने 1 लिया हुआ है, 1 ले सकते थे, या फिर क्या ले सकते थे, 3 ले सकते थे, सही है ना, या फिर 6 ले लें। तो 6 तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि 6 लेंगे R1 की वैल्यू 6 हो जाए, तो R1 की वैल्यू 6 हम ले सकते हैं क्या, देखो 3 के डिफरेंस में लेना है, 1 लिया है, 3 लिया, फिर 6 लिया। ठीक है, अगर हमने 1 लिया या 3 लिया या फिर 6 लिया तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो हम ये कह सकते हैं कि R1 के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। R1 1 ले लें, जैसे यहाँ पे हमने 1 लिया था तो ओमेगा पावर 1, या फिर हम क्या ले लें, इसको ले लें 3, या फिर हम इसको क्या ले लें, मतलब इस तरह से लिखना चाहिए 1 और 3। ठीक है ना, ये 1 था, 3 ऐड करोगे तो, अरे सॉरी गलत हो गया, ये 1 हो या फिर 4 हो, क्यों भाई, R1 हमने 1 लिया, 3 का डिफरेंस लोगे तो ये 4 आएगा, या फिर क्या ले सकते हैं, या फिर 7 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 या 4 ही ले सकते हैं।
1 मतलब R1 के लिए दो पॉसिबिलिटी है, 1 ले लो या फिर 4 ले लो। R2 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? R2 के लिए 2 और 5, करेक्ट। R3 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? 3 और 6। अगर हम ऐसा ले रहे हैं तो डेफिनेटली जो सम आएगा 1 प्लस ओमेगा पावर R1 प्लस ओमेगा पावर R2 प्लस ओमेगा पावर R3 वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। तो अब हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखते हैं यहाँ पे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू, नीचे आएगा टोटल आउटकम 6 इंटू 6 इंटू 6। फेवरेबल हुए देखो ये 2, R2 के लिए दो ऑप्शन, R1 के लिए दो ऑप्शन, R2 के लिए दो ऑप्शन, R3 के लिए दो ऑप्शन। लेकिन इनको हम लोग अरेंज भी कर सकते हैं, R1 R2 R3 को आपस में अरेंज भी कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 3 वेज से अरेंज कर सकते हैं क्योंकि सारे डिफरेंट ही हैं, कोई सा भी कॉम्बिनेशन लोगे सब डिफरेंट ही आ रहे हैं। तो हमारे पास ये बना कितना? 3 फैक्टोरियल तो 6 है, या हम इसको लिख दें 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, नीचे कितना आएगा? 2 2 2 कैंसिल कर दो, 3 इंटू 3 इंटू 3 बन जाएगा, एक 3 ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2/9। 2/9 इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं क्या है। कह रहे हैं 4 फेयर डाइस D1 D2 D3 D4। तो D1 D2 D3 और D4, each having 6 faces numbered 1 2 3 4 5 and 6 are rolled simultaneously. The probability that D4 shows a number appearing on one of D1 D2 and D3. D4 shows a number appearing on one of D1 D2 and D3. देखो फेवरेबल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? फेवरेबल नंबर ऑफ वेज हम लोग ये बोलेंगे दैट इज इक्वल टू, भाई एक केस ये हो सकता है कि जब D1 D2 और D3 तीनों डिफरेंट हो तो 6 में से कोई भी 3 सिलेक्ट कर लो और उनको यहाँ पे अरेंज कर दो फैक्टोरियल 3 वेज से, ठीक है ना। D1 D2 D3 में अरेंज कर दिया। अब इसमें से कोई एक जो है वही D4 लेना है, तो उसके लिए 3 ऑप्शंस हो गए, करेक्ट। या फिर हम दूसरा केस ले सकते हैं, कि दो सेम हो और एक डिफरेंट हो, तो इसके लिए हम ये कहेंगे हमारे पास कितने हैं टोटल? 6 में से कोई भी 2 नंबर्स ले लेंगे और उसमें से एक नंबर जो 2 लिए हैं उसमें से एक रिपीट कर देंगे। दैट कैन बी डन बाई 2 वेज। 2 में से कोई एक रिपीट करेंगे और उनको यहाँ अरेंज कर देंगे। तो 2 आइडेंटिकल एक डिफरेंट, उसको अरेंज करने के वेज हो गए 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, करेक्ट। अब इसमें से जो 2 नंबर्स हैं उसी में से कोई एक नंबर जो है D4 को अलॉट करना है। दैट कैन बी डन बाई 2 वेज, ठीक है ना। अब तीसरा केस ये है कि तीनों ही आइडेंटिकल हो जाएं, D1 D2 और D3 तीनों आइडेंटिकल हो जाएं, मतलब तीनों एक ही नंबर हो जाए। तो इसके लिए कितने ऑप्शंस होंगे? प्लस 6 में से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर लो, वही 3 बार रिपीट करना है। दैट कैन बी डन बाई 1 वे, और उन्हीं में से एक नंबर D4 में भी आए तो वही नंबर D4 में आना चाहिए। दैट हैज़ 1 वे, ठीक है। तो ये तो फेवरेबल नंबर ऑफ वेज आ गया। और टोटल नंबर ऑफ वेज अपने को पता ही है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 होगा। तो पहले हम इसको कैलकुलेट करें, या हम ये कहें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, यह है 6C3, लिख देते हैं अभी 6C3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 लिखा हुआ है, 6C2 लिखा रहने दो अभी, ये 2 फैक्टोरियल हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल बना, इंटू 2 भी लिखा हुआ है वो भी लिख दो, इंटू 2, और ये अपना 6C3 जो को हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 6 है क्योंकि ये होल डिवाइडेड बाई नीचे कितना आएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसमें से 6 मतलब 3 फैक्टोरियल हो गया, तो एक ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6C3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, ये हुआ इंटू 3, प्लस 6C2 तो 6 इंटू 5 बाई 2 इंटू 2, और ये कितना हुआ? +1 होल डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आया 3 2 जा 6, यहाँ से गया, ये 2 यहाँ से चला जाएगा, ये कितना हो गया देखो 5 4 जा 20, 60 हो गया, 60 ये हुआ, और 30 + 1 कितना हो गया? ये
30 + 1 31 ये हो गया, होल डिवाइडेड बाई 216, दैट इज 91 डिवाइडेड बाई 216. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज राइट. चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें क्या है. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहे हैं? 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स. तो 3 तो बॉयज हैं, B1 B2 B3, और 2 गर्ल्स हैं G1 G2. स्टैंड इन अ क्यू. द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल इज एटलीस्ट 1 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड ऑफ हर. तो देखो क्या है, 5 पोजीशंस इस तरह से बना लेते हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ठीक है ना. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. अब देखो इसमें क्या करते हैं. देखो सबसे पहले तो यह है कि गर्ल को हम यहाँ नहीं ले सकते. मान लो G1 को लिया तो G1 को यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि G1 को यहाँ लिया तो G1 के पहले 0 गर्ल्स हैं, तो 0 में 1 बढ़ा दो, 1 कम से कम 1 बॉय होना चाहिए. तो यहाँ तो नहीं ले सकते हैं G1 को, गर्ल को. तो गर्ल को हमें यहाँ बैठाना होगा. इसको मान लो गर्ल को यहाँ बैठाते हैं. गर्ल को यहाँ बैठाएंगे तो ऑब्वियसली 1 बॉय यहाँ आना पड़ेगा. अब दूसरी गर्ल्स को यहाँ नहीं बैठा सकते, ठीक है, क्योंकि अब ये इस वाले गर्ल के पहले 1 गर्ल आ रही है, तो बॉयज़ कम से कम 2 आने चाहिए. तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है. तो फिर गर्ल को कहाँ बैठाओगे? फिर गर्ल को यहाँ बैठाना पड़ेगा. या तो यहाँ बैठाओ तो फिर ठीक है, इसके पहले 1 गर्ल आएगी और बॉयज़ बाकी यहाँ बॉयज़ बैठेंगे तो 2 बॉयज़ हो जाएंगे. ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है. या फिर ऐसे बैठा सकते हो. ठीक. अच्छा, सेकेंड पोजीशन में हमने गर्ल लिया. अब हम क्या करते हैं, थर्ड पोजीशन पे लेते हैं गर्ल. मान लो थर्ड पोजीशन पे गर्ल हमने यहाँ ले लिया. तो अब यहाँ अगर गर्ल लिया तो इससे पहले बॉयज़ ही बैठाएंगे हम लोग. बॉयज़ बैठाएंगे तो ठीक है, गर्ल को हम यहाँ ले लेते हैं. फिर या तो यहाँ ले लो, या फिर सेकेंड पोजीशन में ही गर्ल को यहाँ और दूसरी गर्ल को यहाँ रख देंगे. ठीक है. तो ऐसे केसेस अपने बन रहे हैं. एक ये बनेगा, फिर ये. अभी बाकी अरेंजमेंट हम लोग देख लेंगे. अभी तो पॉसिबल क्या क्या केसेस हो सकते हैं वो देख रहे हैं. तो अब ये पॉसिबिलिटी हो गई. अब गर्ल को अगर हम यहाँ बैठाएं, यहाँ से स्टार्ट करें गर्ल, तो यहाँ गर्ल बैठाएंगे तो फिर दूसरी गर्ल यहाँ बैठानी होगी. ठीक है. तो ऐसे 5 केसेस हैं. तो फेवरेबल नंबर, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखें. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हाउ मच. ऐसे 5 केसेस हैं. हर एक केस में जो गर्ल्स हैं उनको यहाँ पे अरेंज करने कितने वेज हैं? 2 वेज, क्योंकि G1 और G2 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. 5 केसेस थे. हर एक केस में G1 G2 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. तो दैट कैन बी डन बाई 2 वेज. तो 5 × 2 मल्टीप्लाइड बाई. अब जो बाकी अपनी जो 3 पोजीशंस हैं, 3 पोजीशंस हैं, चाहे इसमें हो या फिर इस वाले केस में हो या फिर ये केस हो या फिर ये केस हो या फिर ये, पांचों में से कोई सा भी केस होगा. हर एक केस में बॉयज़ को बैठाने के कितने वेज हैं? 3 प्लेसेस हैं. 3 बॉयज़ को अरेंज करना है. दैट कैन बी डन बाई फैक्टोरियल 3 वेज. होल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वेज. रैंडम अरेंजमेंट है 5 पर्सनस का. दैट कैन बी डन बाई 5 फैक्टोरियल वेज. तो अभी ये कितना आ गया देखो, एक 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हुआ, ये 3 फैक्टोरियल है, एक 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल बचा. इसको मतलब इसको लिख सकते हैं 2/4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1/2. मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे. क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखें क्या है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है. बॉक्स 1 कंटेन्स 3 कार्ड्स बेयरिंग नंबर्स 1 2 3. बॉक्स 1 कंटेन्स 3 कार्ड्स. बॉक्स 1 में 3 कार्ड्स हैं. क्या क्या हैं वो? बॉक्स 1, पहले हम बॉक्स बना ले. बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3. ठीक है ना. फर्स्ट बॉक्स है ये, सेकेंड बॉक्स ये है और थर्ड बॉक्स ये. अब ध्यान देना इसमें, पहले में 1 2 3, तो 1 2 3. ठीक. दूसरे में कितने हैं? 5 हैं. 1 2 3 4 5. ऐसे क्यों ले रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा. इसके बाद इसमें कितने हैं? 7. 1
2 3 4 5 6 और ये है 7, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अच्छा, अब क्या करना है इसमें, ये तो अपने पास हो गया। अब इन्होंने बोला अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्स, लेट xi बी द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द ith बॉक्स। मतलब इस वाले से जो हमने कार्ड ड्रॉ किया है वो x1, ये x2 और ये x3, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं पहला वाला पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग देखें। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोला हुआ है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट x1 x2 x3 इज ऑड। देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये क्या हो, ऑड नंबर हो। ऑड नंबर हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं भाई। एक तो ये है कि तीनों ऑड हो जाएं। अगर तीनों ऑड हो जाएं तो ऑड आएगा, या फिर एक ऑड हो जाए और दो इवन हो जाएं। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है ऐसा हो जाए, या फिर ये इवन हो, ये ऑड हो, ये इवन हो, या फिर ये वाला इवन हो, ये इवन हो और ये ऑड हो। तो दो, इनफैक्ट दो पॉसिबिलिटी है, तो तीनों ऑड हो जाएं, या दो इवन और एक ऑड हो जाएं। दो इवन एक ऑड वाले ऐसे तीन केसेस बनेंगे। अब चलो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं हम लोग। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हाउ मच। पहले तो तीनों ऑड हो, तो तीनों ऑड हो तो ऑड वाले ये केसेस बन रहे हैं। देखो ये ऑड वाले हैं, ये इवन वाला है। ऐसे ही यहाँ पे ये तीन नंबर्स ऑड है और यहाँ ये दो नंबर्स इवन है। यहाँ पे ऐसे ये चार नंबर्स ऑड हैं और यहाँ ये तीन नंबर्स इवन हैं। तो पहले तीनों ऑड हो, तीनों ऑड हो इसका मतलब 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है ना। दूसरा केस, पहला वाला ऑड हो इसका मतलब 2, बाकी दोनों इवन हो तो 2 इंटू 3, करेक्ट, सही है। प्लस अब पहला वाला इवन हो, पहला वाला इवन है 1 इंटू, फिर ऑड हो इसका मतलब 3, और तीसरा वाला इवन हो दैट इज 3, प्लस लास्ट पहले दोनों इवन हो तो 1 इंटू 2 और तीसरा वाला ऑड हो दैट इज 4। डन। होल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 3 इंटू 5 इंटू 7, करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है देखो, ये 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 तो ये हो गया, प्लस 12 ये हो गया, फिर ये कितना है 9 और ये कितना हो गया 8, होल डिवाइडेड बाई 105, करेक्ट। अभी कितना हो गया 20, ये हो गया 20, 12 प्लस 8 20 हुआ 24, 44 प्लस 9 44 प्लस 9 53 डिवाइडेड बाई 105, करेक्ट। तो ये आंसर हो गया इसका फर्स्ट पार्ट का। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। चलो अब इसके सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट में देखो क्या करना है अपने को। सेकेंड पार्ट में ये बोल रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट x1 x2 x3 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो मिडिल का डबल बाकी दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए, x1 प्लस x3। तो देखो x2 कोई सा भी नंबर लोगे तो 2 टाइम्स x2 तो इवन हो गया। इसका मतलब दो केसेस हैं, या तो दोनों इवन हो जाए x1 और x3, या फिर दोनों ऑड हो जाए, ठीक है ना। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस केस में, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, दोनों इवन हो तो दोनों इवन हो कौन कौन से, x1 और x3, x1 और x3 इवन हो तो इसके लिए 1 वे और x3 के लिए 3 वेज, तो 1 इंटू 3 तो ये हो गया, या फिर दोनों ऑड हो। अगर दोनों ऑड हैं तो x1 और x3 तो इसके लिए 2 वेज और इसके लिए 4 वेज, तो 2 इंटू 4, उसके करेस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिक x2 मिल ही जाएगा अपने को, उसका 1 वे होगा। होल डिवाइडेड बाई टोटल कितना हुआ, टोटल फिर 6 इंटू टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ हमारे पास 3 इंटू 5 इंटू 7, कितना हो गया 4 2 जा 8, 8 3 11, 11 डिवाइडेड बाई 105। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये हो गया अपना सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया हुआ है। 3 randomly chosen non-negative integers x, y and z are found to satisfy the equation x plus y plus z is equal to 10। ठीक है, x plus y plus z is equal to 10 नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस पहले निकाल लेते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो देखते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, ये 10 हैं और 2 डिवाइडर, फिक्टिशियस पार्टीशन मेथड यूज़ कर देते हैं। तो 10 आइडेंटिकल बॉल्स और 2 डिवाइडर, टोटल हो गए 12 और उनको अरेंज करना है। तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल मीन्स 12c2। ठीक है, ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। अब इन्होंने ये बोला है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जेड इवन हो। तो भाई जेड इवन हो तो जेड की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो जेड या तो जीरो हो, अगर जेड जीरो हुआ तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा 10। इसके करस्पॉन्डिंग कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इसके 11 प्लस। अब जेड अगर 2 हो जाए, अगर 2 हो गया तो उस केस में एक्स प्लस वाई हो जाएगा 8। इसके करस्पॉन्डिंग कितने सॉल्यूशंस आएंगे, 9। फिर z इज इक्वल टू 4 हो जाए, अगर ये 4 हो गया तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग 7 सॉल्यूशंस। इसी तरह से बाकी केसेस बना दो तो उसमें आ जाएंगे 5, 3 और 1। ठीक है ना। फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम हो गया 6 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर ऊपर हो गया डिवाइडेड बाई नीचे 12 इंटू 11/2। ठीक है, तो एक ये 6 2 12 कैंसिल हो जाएगा, 6/11 इसका आंसर बन जाएगा। इसका मतलब इसका सी ऑप्शन सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, there are 5 students S1, S2, S3, S4, S5 in a music class and for them there are 5 seats R1, R2, R3, R4 और R5। ठीक है, arranged in a row where initially the seat Ri is allotted to the student Si। मतलब R1 जो है किसको, S1 को अलॉट हुआ, R2 S2 को अलॉट हुआ एंड सो ऑन, R5 S5 को अलॉट हुआ इनिशियली, बट ऑन द एग्जामिनेशन डे द 5 स्टूडेंट्स आर रैंडमली अलॉटेड द 5 सीट्स। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द एग्जामिनेशन डे द स्टूडेंट S1 गेट्स द प्रीवियसली अलॉटेड सीट R1। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इसमें क्या होगी वो देखते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, तो रैंडमली प्लेस किया है, तो रैंडमली प्लेस किया है तो 5 सीट्स हैं, 5 को रैंडमली प्लेस करने का 5 फैक्टोरियल वेज हुआ, ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। अब इन्होंने बोला है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि S1 को R1 सीट अलॉट हुई हो। ठीक है ना, तो S1 को तो R1 सीट अलॉट हुई, उसके लिए 1 वे इंटू एंड नन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट गेट्स द सीट प्रीवियसली अलॉटेड टू हिम। इसका मतलब बाकी जो 5 हैं S2, S3, S4, बाकी जो 4 बच्चे हैं उनको डी अरेंज करना है, वो हो जाएगा D4। और D4 की वैल्यू कितनी आती है, 9 डी अरेंजमेंट फार्मूले से। और नीचे हुआ 123 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3/40। करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज राइट। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट ध्यान देना है। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं फॉर i इक्वल टू 1 2 3 4 लेट ti डिनोट the event that the student Si and Si plus 1 do not sit adjacent to each other। मतलब अगर हम ये कहें T1 इवेंट क्या है, T1 इवेंट का मतलब हुआ कि S1 और S2 एक साथ नहीं बैठेंगे, सॉरी एक साथ नहीं बैठना है, एडजसेंट नहीं बैठना है। ठीक है ना। इसी तरह से मान लो T2 की बात कर रहे हैं तो T2 का मतलब है कि S2 और S3 एक साथ नहीं बैठेंगे, एडजसेंट नहीं बैठेंगे। T3 का मतलब है S3 और S4 एक साथ नहीं बैठेंगे, और T4 का मतलब है S4 और S5 एक साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास सीट है R1, R2, R3, R4 और R5। ठीक है ना।
अब चलो देखें, तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट वी हैव टू फाइंड P of T1 intersection T2 intersection T3 intersection T4 that is equal to टोटल नंबर ऑफ वेज तो अपने 5 फैक्टोरियल होंगे, दैट इज 120 वेज। फेवरेबल नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं, मतलब T1 S1 S2 के साथ ना बैठे, S2 S3 एक साथ ना बैठते हैं, S3 S4 एक साथ ना बैठे और S4 और S5 एक साथ ना बैठे। तो अब हमें इसमें केसेस बनाने पड़ेंगे। देखो क्या क्या केसेस बनेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करते हैं S1 की। सपोज S1 को हमने यहाँ बैठाया, अब S1 को अगर यहाँ बैठा दिया तो S2 को सेकेंड प्लेस में नहीं बैठा पाएंगे, नहीं तो इसके एडजस्टेंट हो जाएगा। तो S2 को या तो यहाँ बैठाओगे, ठीक है ना, या फिर S2 को कहाँ बैठाओगे, S1 को यहाँ बैठाएं, S2 को यहाँ बैठाएं, ठीक है ना, या फिर S1 को यहाँ और S2 को लास्ट में। तो अभी हम ऐसा करते हैं, S1 को यहाँ बैठाया, S2 को यहाँ, पहले इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर S2 यहाँ बैठा दिया तो S3 कहाँ बैठा सकते हैं, S3 ना तो S2 के अगल बगल तो बैठा नहीं सकते, तो S3 को यहाँ बैठाना होगा। अगर S3 को यहाँ बैठा दिया हमने तो अब S4 कहाँ बैठेगा, S4 जो है वो S3 के बगल में नहीं बैठेगा, तो S4 को यहाँ बैठाना पड़ेगा ऑटोमेटिक, फिर S5 को यहाँ बैठाना होगा। तो वन वे तो ये हो गया, ठीक है ना। कितने वेज हो गए, ये 1 वे हो गए, ठीक है ना। अभी रुको, अब S1 को हमने यहाँ तो बैठाया ही था, S2 को हमने यहाँ बैठाया था R3 में, अब S2 को यहाँ बैठा देते हैं। मान लो S2 को यहाँ बैठाते हैं। अगर S2 को यहाँ बैठाया तो S3 को अब हम S2 के एडजस्टेंट नहीं बैठा सकते हैं, तो S3 को कहाँ बैठाओगे, यहाँ बैठाओगे। S3 को अगर यहाँ बैठाओगे तो S4 को कहाँ बैठाओगे, S3 को यहाँ बैठा दिया तो अब S4 को हम यहाँ तो बैठा नहीं पाएंगे ना, तो S4 को यहाँ बैठाओगे, S4 को यहाँ बैठाओगे तो ऑटोमेटिक फिर S5 यहाँ बैठ जाएगा। ये भी 1 वे हो गया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि S1 को यहाँ बैठाया, S2 को अब हमने देखो R4 में बैठा दिया था, अब S2 को यहाँ बैठाते हैं। अगर S2 को यहाँ बैठाएंगे तो अब S3 को कहाँ बैठाया जाए, S3 को यहाँ बैठा नहीं पाएंगे, तो S3 के लिए 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ बैठाओ S3 या फिर S3 को यहाँ बैठाओगे, सही है ना। तो S1 यहाँ, S2 यहाँ और S3 यहाँ हो जाए। अब देखो S3 इस वाले में देखो, पहले अगर S3 को यहाँ बैठा दिया तो S4 और S5 यहाँ एडजस्टेंट बैठा ही नहीं पाओगे, दोनों यहीं आसपास अगल बगल हो जाएंगे, तो ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, इसको कट कर दो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब S3 को मान लो यहाँ बैठा है, तो S4 को कहाँ बैठाओगे, इसमें भी S4 को ना तो यहाँ बैठा पाओगे क्योंकि S3 के अगल बगल बैठ ही नहीं पाएगा, और ना ही यहाँ बैठा पाओगे। इसका मतलब ये वाला केस ख़त्म ही हो गया, ऐसा केस पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा जब S2 लास्ट में बैठ रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये 2 केसेस बने, और जितने ये केसेस बन रहे हैं, ये कौन सा केस था, जब S1 को फर्स्ट स्लॉट पे बैठाया, फर्स्ट सीट पे R1 पे बैठाया। इतने ही तब भी केस आएंगे बाई सिमेट्री जब S1 को हम R5 में बैठाएंगे, ठीक है ना। तो टोटल यहाँ से 2 + 2 4 वेज ये हो जाएंगे, करेक्ट। तो 4 वेज अपने पास ये आ गए। कौन से, फिर से बता दें। S1 जब हमने स्टार्टिंग में बैठाया तो ऐसे के सिर्फ 2 ही केस बन रहे हैं, इतने ही केस तब भी बनेंगे जब S1 हमारा R5 में बैठेगा। तो अब R5 वाले हम अलग से काउंट नहीं करेंगे कि जब S1 R5 में बैठे, क्योंकि उतने ही केसेस आएंगे, 2 ही केसेस, तो टोटल हो गए 4 केस। अब अगला केस लेते हैं। अगला केस हम ये लेते हैं कि भाई S1 को यहाँ बैठाओ, मान लो S1 को यहाँ बैठाया, तो अब S2 को अगल बगल नहीं बैठा पाएंगे, तो S2 को यहाँ बैठाते हैं। मान लो S2 को यहाँ बैठा दिया, अब S2 को यहाँ बैठा है तो S3 को कहाँ बैठाओगे, S3 को S2 के एडजस्टेंट नहीं बैठा पाओगे, तो S3 को यहाँ बैठाओगे। अब S3 को यहाँ बैठा दिया तो S4 और S5 जो हैं वो यहाँ बैठा सकते हो, यहाँ S4 बैठा दिया, यहाँ S5 बैठा दिया, या इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, तब भी काम चल जाएगा। तो ये 2 वेज हो गए, है ना, ऐसे 2 वेज हो गए, ठीक है। तो अभी हमने S1 को यहाँ बैठाया था और फिर S2 को कहाँ बैठाया था, R4 में। अब हम S2 को बैठाते हैं R5 में, तो S2 को यहाँ बैठा देते हैं। मान लो S2 को यहाँ बैठाया, S2 को जब हम यहाँ बैठा रहे हैं तो ध्यान दो, S2 को यहाँ बैठाया है, तो अब S3 को कहाँ बैठाया है,
S3 को हम S2 के बगल में नहीं बैठा सकते हैं, तो मान लो S3 को यहाँ बैठाएंगे, या फिर S1 यहाँ है, S2 यहाँ है और S3 को यहाँ बैठा दे। ठीक है, अब देखो S3 को, ये वाला पहले केस देख लो, अगर S3 को तुमने यहाँ बैठाया तो S4 S5 यहाँ बैठाने पड़ेंगे, तो दोनों एडजेसेंट आ जाएंगे, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, इसको हटा दो। ठीक, यही वाला केस पॉसिबल है, S1 S3। तो अब S4 को यहाँ बैठा नहीं पाओगे, तो S4 को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तो S5 ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा वन वे है। ठीक है ना। चलो, तो S1 हमने R2 में बैठाया और S2 लास्ट में बैठाया, तो उसका वन वेज आ गया। S1 सेकेंड में बैठाया तो S2 R4 में बैठाया, उसके टू वेज आ गए। अब देखो S1 हमने R2 में बैठाया था, इतने ही केसेस तब भी बनेंगे जब S1 को हम R4 में बैठाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से ये देखो 3 वेज थे, टोटल हो गए 6, क्योंकि S1 को हमने R2 में बैठाया हुआ है। R2 में बैठाने में S1 को जब हमने R2 में बैठाया तो जितने केस आएंगे उतने ही केस तब भी आएंगे जब S1 को हम R4 में बैठाएंगे। ठीक है, बाई सिमेट्री, इसलिए 3 2 जा 6 ये हो गए। अब अगला केस लेते हैं। अगला केस कौन सा ले रहे हैं हम? अगला केस हम ले रहे हैं कि भाई ऐसा है, S1 को हमने यहाँ, अब एक ही केस बचा, S1 को R3 में बैठाएं। S1 को कहाँ बैठाएं? R3 में, क्योंकि R4 और R5 वाले ऑलरेडी काउंट हो गए ऊपर। तो S1 यहाँ पे हमने बैठाया, S1 यहाँ बैठाया, तो अब S2 को एडजेसेंट नहीं बैठा पाएंगे, तो S2 के लिए ये वाला केस है, S2 या तो यहाँ बैठाओगे या फिर स्टार्टिंग में बैठाएंगे। तो इसमें भी हम ये बोल देंगे कि भाई S2 लास्ट में बैठे या S2 स्टार्टिंग में बैठे, दोनों में सेम नंबर ऑफ केसेस आएंगे। S2 हम यहाँ बैठा रहे हैं, तो S2 अगर यहाँ बैठा रहे हैं तो अब S3 के लिए यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो S3 के लिए या तो यहाँ बैठाओ या फिर S3 को यहाँ बैठाओगे। ठीक है ना। तो ये S1 है, ये S2 है, ये S1 S2, S3 के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इसके लिए S3 जैसे ये वाला केस देखते हैं। S3 यहाँ बैठा दिया तो S4 को यहाँ बैठा नहीं पाओगे, तो S4 को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक S5 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और फिर S4 इस वाले केस में देखें तो S4 को कहाँ बैठाओगे? यहाँ बैठा नहीं पाओगे, तो S4 को यहाँ बैठाओगे, तो S5 ऑटोमेटिक यहाँ चला जाएगा। तो कितने वेज हुए? ये 2 वेज हुए। लेकिन ये तब है जब हमने S1 को R3 में बैठाया और S2 को R5 में बैठाया। बाई सिमेट्री इतने ही केस तब भी बनेंगे जब S1 को हमने R3 में बैठाया और S2 को R1 में बैठाओगे, तब भी इतने ही केसेस बनेंगे। तो ये 2 केस हैं। हाउ मेनी केसेस? 2 केसेस। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो टोटल 4 केसेस ये बन गए। 4 ये, 6 ये और 4 ये, कितने हो गए टोटल? 6 4 10 4 14, तो टोटल 14 फेवरेबल नंबर ऑफ वेज हो गए। तो आंसर कितना हो गया? ये 7 डिवाइडेड बाई 60 आंसर हो गया। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है।